राही और अनुपमा मिलकर दिलवाने वाले हैं पंडित मनोहर को इंसाफ। पंडित मनोहर का बेटा किसी भी हालत में पंडित मनोहर की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। उसके अंदर अपने पिता को लेकर कोई भी सद्भावना नहीं है, थोड़ी सी दया भी नहीं है। लेकिन मनोहर जी अच्छे संस्कारों वाले हैं। उन्होंने हर कदम हर पल अपने बेटे को ही अपने से आगे रखा है, इसीलिए वह जमीन जायदाद भी उसके नाम करने के लिए तैयार है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी पंडित मनोहर के बेटे को अपने पिता के लिए थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं आई। उसने अपने पिता को कहा कि अगर आपने प्रॉपर्टी एक दिन के अंदर मेरे नाम पे नहीं करी तो ये बात याद रखना कि आपके मरने के बाद तो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो ही जाएगी, लेकिन उस वक्त मैं आपकी चिता को आग नहीं जलाऊंगा। इतना कहकर वह तो चला जाता है, लेकिन पंडित मनोहर को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे कि अनुपमा उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। और जब हॉस्पिटल से अनुपमा घर लौट रही होती है पंडित मनोहर की दवाई लेने के लिए, उसी वक्त पंडित मनोहर का बेटा अनुपमा को रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी करता है। लेकिन इन सभी के बीच में इस पूरी ही घटना के बारे में राही को पता चलने वाला। जैसे ही राही को इस पूरी घटना के बारे में पता चलेगा, राही तुरंत ही पंडित मनोहर को बचाने के लिए प्रेम के साथ सीधे मुंबई आई। हालांकि अभी तक राही को यह नहीं पता है कि एक तरफ अनुपमा भी लगी हुई है पंडित मनोहर को बचाने के लिए, उनको इंसाफ दिलवाने के लिए। इस वक्त तक तो प्रेम भी अनजान था, क्योंकि प्रेम को भी यह बात ज्ञात नहीं थी कि अनुपमा ही पंडित मनोहर जी के यहाँ काम कर रही है। प्रेम और राही सिर्फ और सिर्फ पंडित मनोहर जी को बचाने जा रहे थे, क्योंकि वह राही के गुरु हैं। राही ने उनसे शिक्षा ली है, राही ने उनसे राय ली है अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए। साथ ही पराग के पुराने रिलेशन होने के चलते ये दोनों ही निकल पड़ते हैं पंडित मनोहर जी को बचाने के लिए। मनोहर जी इस वक्त तक आईसीयू में भर्ती होते हैं। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। राही भले ही हॉस्पिटल पहुंच गई थी, लेकिन वो मनोहर जी से मिल नहीं पाती है। राही और प्रेम आईसीयू के बाहर ही खड़े खड़े सारी चीजें देख रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि एक बार पंडित जी को होश आ जाए। जिसे उनको होश आएगा ये दोनों उनसे मिलेंगे, उनकी तबीयत पूछेंगे और वापस से अहमदाबाद लौट जाएंगे। अगर कोई मदद की आवश्यकता होती है तो मदद भी दे देंगे। और उसी वक्त राही जो है वो अनुपमा को देखती है। राही अनुपमा को देखकर हक्की बक्की हो जाती है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने आंखों के सामने अनुपमा को देख रही है। उसे इसी बात का डर लगा रहता था कि कहीं उसके अनुपमा से मुलाकात ना हो जाए, कहीं अनुपमा प्रेम से ना टकरा जाए। इसीलिए वो प्रेम को जल्दबाजी में हॉस्पिटल से बाहर जाने को कहती है। कोई भी चीज लाने का बहाना बनाती है और प्रेम को हॉस्पिटल से बाहर भेज देती ताकि उसकी मुलाकात अनुपमा से ना हो। उसके बाद राही ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर उसकी अनुपमा हॉस्पिटल में कर क्या रही है। जैसे ही राही अनुपमा के पास पहुंचने वाली होती है कि उसी वक्त वह देखती है कि अनुपमा डॉक्टर से मिल रही है। अनुपमा डॉक्टर से कहती है कि पंडित जी की हालत कैसी है, मैं दवाई लेकर आ गई हूँ, आप इनसे पता लगाइए कि उनको क्या क्या बीमारी थी और उसके हिसाब से इलाज शुरू कर दीजिए। जितने भी पैसे की आवश्यकता होगी पंडित जी सारे पैसों की व्यवस्था करवा देंगे। डॉक्टर कहते हैं कि आपको पैसे पहले से ही जमा करने होंगे, क्योंकि अगर आप पैसे पहले जमा नहीं करेंगे तो उनका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। इस वक्त तक अनुपमा टेंशन में आ जाती है और राही भी इस वक्त तक समझ जाती है कि अनुपमा यहाँ पर पंडित मनोहर जी को बचाने के लिए आई है। लेकिन अभी भी राही के दिमाग में कई सारी चीजें चल रही होती है कि आखिर उसकी अनुमा और पंडित मनोहर जी का कनेक्शन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुमा ने भी यहाँ पर नृत्य की क्लासेस शुरू कर दी हो। राही के दिमाग में यही चीज चल रही होती है और उसी वक्त अनुपमा की भी राही पे नजर पड़ती है। लेकिन राही सबसे पहले डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन को शुरू कर दीजिए, आप सर्जरी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं पैसे ट्रांसफर करवा रही हूँ। राही प्रेम को कॉल करती है और ऑनलाइन सारे ही पैसे ट्रांसफर करवा देती है। इस वक्त तक अनुपमा राही को धन्यवाद करती है, साथ ही उसे बधाई भी देती है कि वो अपनी नई डांस एकेडमी खोलने वाली है। राही कहती है कि माँ, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि आप मेरी जिंदगी से दूरी बनाए रखिए। मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए नहीं आई थी, मैं यहाँ पर आई थी पंडित जी की हालचाल पूछने। मुझे जैसे ही खबर मिली कि उनकी तबीयत खराब है तो मुझसे रहा नहीं गया। राही और अनुपमा दोनों ही मनोहर जी से मिलने के लिए आईसीयू के अंदर चले जाते हैं। मनोहर जी के पास इस वक्त तक कुछ टाइम बचा हुआ था। जैसे ही मनोहर जी से बात करते मनोहर जी पूरे ही टूटे हुए होते हैं। मनोहर जी कहते हैं कि मैंने मेरे बेटे को पालने के लिए कितनी मेहनत करी, लेकिन आज उसने मुझे ही ठुकरा दिया। मेरी नृत्य की कला जिससे कि मैंने उसका पालन पोषण किया, उसको बड़ा किया, आज उसने उसे ही शर्मनाक घोषित कर दिया। अनुपमा कहती है कि पंडित जी अभी ये सारी बातें सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं है। राही को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये बात क्या कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके राही समझ जाती है कि आखिर यहाँ पे मामला क्या है। पंडित जी कहते हैं कि मैं मेरी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा, उसके बाद हो सकता है कि वो खुश हो जाए। अनुपमा कहती है कि ऐसा मत करिएगा, ऐसा मत करिएगा पंडित जी, ऐसा मत करिएगा। वो यही तो चाहता है कि आप सारी प्रॉपर्टी बेच दें और सारी प्रॉपर्टी के पैसे उसे मिल जाए। उसके बाद वो आपकी शक्ल तक नहीं देखेगा, जिसे अभी नहीं देख रहा है। ये प्रॉपर्टी आपकी है, आपकी पत्नी की यादें जुड़ी है इससे। अगर आप इसे बेच देंगे तो आपका अस्तित्व ही क्या बचेगा। 1 BHK के फ्लैट में आपको पूरा जीवन निकालना पड़ेगा। आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी, आपको अपने बेटे को मना करना होगा। ये सारी संपत्ति आपने बहुत मेहनत से और अपनी कला के दम पर उठाई है, और जिस कला की कोई इज्जत नहीं करता उस कला के द्वारा कमाए गए पैसों की भी वह इज्जत नहीं करेगा।
राही भी इस वक्त तक अनुपमा का सपोर्ट करती है और मनोहर जी भी इस बात से कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ, वह ये प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं करेंगे, उस बेटे के नाम जिस बेटे ने कभी भी उन्हें अपना बाप नहीं माना। वह बेटा जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब निकाल के विदेश भाग गया और वापस आया भी है तो इसलिए नहीं कि उसके बूढ़े पिता तकलीफ में है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे उसके बूढ़े पिता की प्रॉपर्टी चाहिए। साथ ही मनोहर जी ये भी डिसाइड करते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी का क्या करने वाले हैं, यानी वो लिख कर जाएंगे कि अगर उन्हें कुछ भी हो जाता है तो उनकी प्रॉपर्टी का क्या होने वाला है, किसको मिलने वाली है, ये सारी ही चीजें। लेकिन अब एक ऐसी अनहोनी होने वाली है जिसके लिए ना ही राही तैयार थी और ना ही अनुपमा तैयार थी। एक तरफ तो कोठारी हाउस में भी झगड़े चल रहे थे, दूसरी तरफ शाह परिवार में भी झगड़े चल रहे थे और अब तीसरी ओर पंडित मनोहर का बेटा भी आके झगड़ा ही कर रहा है। नहीं गया, पंडित जी पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ सिर्फ और सिर्फ पापा के कहने पर। आप प्लीज यहाँ पे कोई तमाशा खड़ा मत कीजिए, प्रेम आता ही होगा, आप प्रेम के आने से पहले चले जाइए। यह बात सुन के अनुपमा को झटका लगता है, लेकिन अनुपमा राही की बात मान के वहाँ से चली जाती है क्योंकि अनुपमा सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खुशियां देखना चाहती है। वो अपने कारण अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद होता हुआ देखना नहीं चाहती, इसलिए अनुपमा चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यहीं पर ही सबसे बड़ा गेम हो जाता है, यानी अनुपमा के जाने से पहले ही पंडित मनोहर का बेटा हॉस्पिटल में आ जाता है। बहुत ज्यादा चिंता में आता है, घबराया हुआ आता है और कहता है कि पापा की हालत कैसी है, पापा कहाँ है। यह देख के अनुपमा शौक में आ जाती है। अनुपमा मन ही मन में कहती है कि कितना दोगला इंसान है। एक तरफ तो इसने अपने पिता को इतनी धमकी दी, यह तक कह दिया कि मुझे आपको पिता कहने में भी शर्म आती है, और अब मुंह उठा के यहाँ पर आ गया। जरूर इसके पीछे इसकी कोई चाल होगी। और उसी वक्त पीछे से पुलिस भी आ जाती है। मनोहर जी का बेटा अनुपमा की ओर इशारा करते हुए कहता है कि साहब यही वो औरत है जिसके कारण पापा को अटैक आया है। इसने जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी होगी। ये बहुत समय से पापा के यहाँ पर काम कर रही है और इसे यह बात पता चल गई है कि उनके पास मुंबई में करोड़ों का बंगला है, इसीलिए यह सारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पापा को बहला फुसला रही थी। लेकिन जैसे इसको पता चला कि उनका बेटा यानी मैं लंदन से वापस आ गया हूँ, तो इसने सोचा होगा कि सारी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम हो जाएगी तो इसके नाम कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए इसने गिरी हुई हरकत करी जिससे कि सारी प्रॉपर्टी दबोच ले, सारी ही प्रॉपर्टी हड़प ले। अनुपमा कहती कि ये आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर साहब, ये झूठ बोल रहा है, सरेआम झूठ बोल रहा है। पुलिस ऑफिसर पंडित मनोहर के बेटे को कहते हैं कि आपके पास कोई प्रूफ है जो कि आप इनके ऊपर इतने घिनौने इल्जाम लगा रहे हैं। पंडित मनोहर का बेटा कहता है कि मेरे पापा के घर में कोई भी नहीं आता था, सिर्फ और सिर्फ उनकी शिक्षिका यानी उनकी छात्राएं और ये काम वाली आती थी, और उनके घर में से प्रॉपर्टी के कागज मिसिंग है और मुझे पूरा यकीन है कि वह कागज इसने ही चोरी किए होंगे, क्योंकि जो छात्रा आती थी उनमें से किसी को भी नहीं पता कि पापा के पास कितनी प्रॉपर्टीज है। लेकिन यही वो औरत है जो कि किचन में भी जा सकती थी, कमरे में भी जा सकती थी, इसलिए इसने ही ये सारी गड़बड़ करी होगी। पुलिस ऑफिसर अनुपमा को कहते हैं कि हमें आपको अरेस्ट करना होगा। अनुपमा इस वक्त तक हाथ जोड़ के कह रही होती कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन पुलिस ऑफिसर दया नहीं दिखाते। पुलिस ऑफिसर कहता है कि कानून से बातों पे नहीं चलता, अगर आपके पास कोई सबूत है कि आप बेगुनाह हैं तो बताइए, नहीं तो आपको पुलिस थाने चलना होगा, आगे की कार्रवाई वहीं से होगी। इस वक्त तक राही भी घबरा जाती है। राही को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो करे तो करे क्या उसे अनुपमा को बचाना चाहिए, क्या उसे प्रेम को सारी चीजें बता देनी चाहिए। इन सारी चीजों के बीच राही बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी और इसी कंफ्यूजन के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपके हिसाब से राही को क्या कदम उठाना चाहिए वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।